नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम लोग बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बड़े आर्टिकल्स को एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आपको पसंद है ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे न्यूज़ के बारे में जानना जो आपके इनकम, आपके एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस को एंड आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। ऑस्ट्रेलिया बैन्स सोशल मीडिया फॉर दोज अंडर 16। ऑस्ट्रेलिया ने एक बिल पास किया है अभी, जिसमें उन्होंने बैन किया है सोशल मीडिया एक्सेस बच्चों के लिए। यस, इनका कहना है कि जितने भी बच्चे जिनकी उम्र 16 साल से कम है, उनके लिए सोशल मीडिया अब बैन हो चुका है। वो सोशल मीडिया पे सर्फिंग नहीं कर सकते, अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के लिए इन्होंने ना एक बेंचमार्क सेट कर दिया है इस टाइम पे। एंड हमें ऐसा लगता है कि दुनिया भर में अगर आप देखोगे ना, तो इस टाइम पे मुझे लगता है आपको और भी कंट्रीज दिखेंगी जहाँ पे डिबेट स्टार्ट होगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है ये अपने बच्चों के लिए, वैसे ही हम भी ऐसा करें। तो जो लॉ है ये फोर्स करेगा टेक जायंट्स को फ्रॉम इंस्टाग्राम, फेसबुक ओनर मेटा टू टिकटॉक, इन सारे ऐप्स को, कि जितने भी माइनर्स हैं उनको लॉग इन ना करने दे अपने एप्लीकेशन पे। और यहाँ पे काफी फाइन भी लगाया है इनके ऊपर कि $32 मिलियन तक का आपके ऊपर फाइन लग सकता है अगर कोई माइनर कर पाता है एक्सेस आपके प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पे सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल, ये बिल ऑस्ट्रेलिया ने सेटअप किया है। एंड ये एक टेस्ट केस है काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स के लिए जो लेजिस्लेट करना चाहते हैं इस तरीके की बिल्स अपने अपने कंट्री में। एंड कहीं मतलब अगर आप देखेंगे कई हद तक ये बात सही भी है कि जितना भी अभी सोशल मीडिया कंटेंट है, जो 10 साल 12 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे हैं, वो भी वही कंज्यूम कर रहे हैं। एंड दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू थिंग्स व्हिच दे शुडंट गेट एक्सपोज्ड टू, ऐसा हो रहा है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इस तरीके के रूल्स आगे लाए जाएँ। तो जैसे कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस और यूएस है, उन्होंने पास किए हैं लॉज़ जहाँ वो एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करते हैं माइनर्स के लिए विदाउट अ पेरेंट्स परमिशन। लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैन बिल्कुल एब्सोल्यूट है। अगर पेरेंट्स भी कह रहे हैं ना, तब भी ये अपना अकाउंट नहीं बना सकते हैं। कहाँ पर? सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या ट्विटर पर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा बेंचमार्क रहने वाला है और हमें देखना होगा कि आगे किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। अब कंपनीज़ जैसे कि गूगल या फिर उसका सब्सिडियरी यूट्यूब, ये सब एग्ज़ेम्प्ट हैं क्योंकि वाइडली यूज़ भी होते हैं स्कूल्स वगैरह में। और लेजिस्लेशन का कहना था कि यहाँ पे हमें सबसे यूट्यूब पे अभी से फ़ोकस नहीं करना है, हमें फ़ोकस करना है टिकटॉक पर भी। तो टिकटॉक हो गया, एक्स हो गया, बेसिकली ट्विटर एंड दूसरे मीडियाज़। Deposit growth edges credit with 11.21% rise. Deposit stand at rupee 218.54 trillion, credit at 173.62। अगर पिछले 1 साल का अगर आप डेटा देखेंगे ना, 2 साल का, तो हमारे बैंक्स में हमने देखा कि लोग लोन तो ले रहे हैं हमारे बैंक से, लेकिन डिपॉज़िट नहीं आ रहा है इनके पास। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कासा रेशियो, जो काफ़ी बिगड़ चुका था काफ़ी सारे बैंक्स का। इसका मतलब ये था कि लोग डिपॉज़िट नहीं कर रहे हैं, पैसा डिपॉज़िट कम आ रहा है, उसके अगेंस्ट लोन के लिए ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रहे हैं। तो बैंक्स को कहीं न कहीं पैसों की यहाँ प्रॉब्लम हो सकती थी, क्या करने में? लोन को डिसबर्स करने में। तो ऑफ कोर्स पैसा आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ जो है ना, जो फोर्टनाइट एंडिंग नवंबर 15 का जो डेटा है, यहाँ पे ये स्लो होकर आ चुका है 11.15% पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। डिपॉज़िट ग्रोथ जो है वो उससे ऊपर जा चुका है, 11.21% हो चुका है। सो दिस इज़ अ रियली गुड न्यूज़ जो आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे बैंक्स स्पेसिफिकली कासा रेशियो को लेकर काफ़ी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इनके शेयर प्राइसेज़ हमें नीचे जाते हुए नज़र आए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आईसीआईसीआई देखिए, एचडीएफसी बैंक देखिए, या दूसरे गवर्नमेंट बैंक्स भी थे, सब टेम्परेरी काफ़ी इनके शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशंस आ रहे थे जस्ट बिकॉज़ ऑफ कासा रेशियो। तो डेटा दिखा रहा है कि जो आउटस्टैंडिंग डिपॉज़िट्स है वो मैंने बताया आपको 218.54 ट्रिलियन हो चुका है। एंड जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है 173.62 ट्रिलियन। तो प्रीवियस फोर्टनाइट में अगर आप डेटा देखेंगे तो डिपॉजिट्स 220.27 था, थोड़ा ज़्यादा था। एंड जो क्रेडिट था आउटस्टैंडिंग वो बहुत ही कम, मतलब ज़्यादा नहीं, बट 174.37 ट्रिलियन था। तो 1 ट्रिलियन का भी इसमें डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट डिस्बर्समेंट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी है यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है। तो क्रेडिट और डिपॉजिट्स दोनों ग्रो कर रहे हैं इन टैंडम, व्हिच इज़ अ रियली गुड न्यूज़ फॉर ऑल द बैंक्स। क्रेडिट ग्रोथ भी जो है ये एक्सीड कर रहा है डिपॉजिट ग्रोथ को, ठीक है? सिंस फोर्टनाइट एंडिंग मार्च 2022, अगर आप 2022 से लेके 2 साल पुराना अगर आप डेटा उठाइए, 2.5 साल पुराना, तो क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा था। मतलब लोग लोन जो एप्लीकेशंस आ रही हैं बैंक्स के पास हमेशा ज़्यादा रही है डिपॉजिट से। बस
बैंक्स को ये करना था कि डिपॉज़िट को वो मैच करते रहें ताकि वो अपने क्रेडिट ग्रोथ को भी सपोर्ट कर पाएँ एंड अब हमें नज़र आ रहा है कि बैंक्स ये सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। एट लीस्ट मैच तो कर पा रहे हैं। तो जो अलाइनमेंट है क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ में वो इसलिए भी हुआ है ना कि डिपॉजिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया है, क्रेडिट ग्रोथ भी कम हो गया है पहले से एंड जो स्लो डाउन है वो काफ़ी फैक्टर्स उसके लिए मैं कहूँगा ज़िम्मेदार है। जैसे कि एक तो आरबीआई ने रिस्क वेट्स बढ़ा दिए थे। अब बोलोगे रिस्क वेट क्या होता है? अब देखिए ये ना बैंक्स के लिए ना प्रोविजनिंग वगैरह के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जो आरबीआई बनाता है एंड यहाँ पे बैंक्स को कितना कैपिटल किस चीज़ के लिए प्रोविज़न करना है, ये रूल्स अगर ऐसे हो जाएँ कि अगर बैंक को बोल दिया जाए कि आप ज़्यादा कैपिटल प्रोविज़न करो, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्टिकुलर डेट के लिए, तो बैंक को वो कैपिटल जो वो किसी को देकर, लोन देकर पैसे कमा सकता था, वो ये प्रोविज़निंग में लगाना पड़ रहा है। तो इससे भी बैंक्स को अगर आप देखेंगे तो फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और वो पैसा जो लोन में जा सकता था, अब वो कंप्लायंस में जा रहा है, जिसकी वज़ह से क्रेडिट ग्रोथ भी थोड़ी नॉर्मलाइज़ होते हैं, हमें मॉडरेट होती हुई नज़र आती है यहाँ पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट रीज़न है। डिपॉज़िट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 12-13% रहेगा ग्रोथ एंड क्रेडिट ग्रोथ जो है उसको भी अलाइन करना होगा में इस नंबर के साथ। एंड ये जो दोनों है ये डिफरेंट रेट्स पे ग्रो नहीं कर सकते हैं और डिपॉज़िट्स तो फुलक्रम बन चुका है सारी चीज़ों का, ये कहना है चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर का ऑफ एक्सिस बैंक और इन्होंने कहा है बिज़नेस स्टैंडर्ड को इंटरव्यू में कि डिपॉज़िट्स और क्रेडिट ग्रोथ ये दोनों को एक साथ ही चलना होगा, दोनों अलग-अलग चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। एंड अब ये देखिए ये भी एक प्रॉब्लम है जिसे मैं कहूँगा नहीं कि ये पॉज़िटिव न्यूज़ है वैसे। आपका डिपॉज़िट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ के हिसाब से नहीं हो रहा है, आपके क्रेडिट ग्रोथ को आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, नीचे लाना पड़ रहा है डिपॉज़िट ग्रोथ के हिसाब से। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स बैंक के पास जो पोटेंशियल है क्रेडिट ग्रोथ का ओवरऑल वो ये मोनेटाइज़ नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे इसे इसे नीचे ही रखना है, कम पे ही रखना है टू मैच द डिपॉज़िट ग्रोथ। Rupee hits fresh intraday low of 84.52 against dollar. RBI intervention in forex market helps rupee recoup the losses. अब हुआ क्या है रूपी फिर से डेप्रिशिएट हो गया है काफ़ी फिर से स्टार्ट हो गया है। अभी हमने ट्रेंड में थोड़ा-सा रिवर्सल देखा था 1-2 दिन जब रुपया हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आया डॉलर के अगेंस्ट। बट अब फिर से ट्रेंड ये है कि रूपी वीक होने लगा एंड थर्सडे को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मंथ एंड डॉलर डिमांड आया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के सेलिंग की वजह से। हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में एक्सपायरी के दिन कल निफ्टी काफ़ी नीचे चली गई थी एक टाइम पे तो एंड काफ़ी नेगेटिव ही क्लोज़ हुई एंड हुआ ये कि फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने जो सेल किया उस पैसे को उन्होंने विथड्रॉ किया होगा ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से हमें डॉलर डिमांड काफ़ी ज़्यादा नज़र आया। तो आरबीआई ने यहाँ पे इंटरवेन किया, डॉलर को सेल किया है। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आरबीआई डॉलर को सेल करता है ताकि डॉलर की सप्लाई को बढ़ा दे और जो डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं, सप्लाई बढ़ने की वजह से वो बढ़ना कम हो जाए। तो ये मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म में स्टेबिलिटी देता है। तो लोकल करेंसी जो है हमारी ये सेटल हुई है 84.49 पर डॉलर पर कंपेयर टू 84.45 पर डॉलर ऑन वेडनेसडे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ट्रेंड फिर से हमें नेगेटिव जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक मंथ एंड डॉलर डिमांड था एंड फॉरेन बैंक्स जो हैं वो भी डॉलर बाय कर रहे थे थ्रू आउट द डे। जो आरबीआई है इसने स्टेप किया टुवर्ड्स द एंड एंड इन्होंने शायद $600 मिलियन के अगर आप देखेंगे डॉलर रिजर्व्स यहाँ पे बेचे हैं। डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा है बाय 0.25% टू 106.34। डॉलर इंडेक्स भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि बास्केट ऑफ करेंसीज़ हैं जैसे कि आप यूरो देख लीजिए, पाउंड देख लीजिए, युआन देख लीजिए एंड इनको वे किया गया है अगेंस्ट डॉलर। तो कि पता चलता है इससे कि डॉलर बास्केट ऑफ करेंसीज़ के अगेंस्ट काफ़ी मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है। तो डॉलर इंडेक्स बेसिकली मेजर करता है कि डॉलर का स्ट्रेंथ कितना है अगेंस्ट बास्केट ऑफ 6 मेजर करेंसीज़ 6 मेजर करेंसीज़ हैं उनके अगेंस्ट। येन, जापानीज़ येन, कैनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड एंड स्वीडिश क्रोना। तो यूरो, स्विस फ्रैंक, जापानीज़ येन, कैनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड एंड स्वीडिश क्रोना ये करेंसीज़ हैं जिसके अगेंस्ट डॉलर के स्ट्रेंथ को देखा जाता है डॉलर इंडेक्स में। सीएमई वॉच फेड वॉच टूल के हिसाब से 70% एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की फेडरल रिजर्व अभी रेट्स को 25 बेसिस पॉइंट से कट कर देगा। तो अभी एफओएमसी मीटिंग आने वाली है, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70% लोग कि 25 बेसिस पॉइंट 0.25% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन होगा। यूएस इकोनॉमी ने ग्रो किया है 2.8% से एंड थर्ड क्वार्टर में यहाँ पे पर्सनल स्पेंडिंग लोगों की बढ़िया रही है, लेबर मार्केट बढ़िया रहा है एंड जो जॉबलेस क्लेम्स है ना ये भी स्टेडी है, एक्सपेक्टेशन से तो बेटर ही है मैं कहूँगा। तो अक्टूबर में जो यूएस का कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था सॉरी पीसी इन्फ्लेशन था ये भी 0.3% बढ़ा है एंड ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्रूड ऑयल हो सकता है हमें शॉक्स दे या फिर शॉक्स दे यूएस को भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि वेस्ट एशिया में हम स्टेबिलिटी
एक्सपेक्ट करें, स्टेबिलिटी देख पाएँ और अगर वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी रहती है, तो हम लोग क्रूड ऑयल स्टेबिलिटी भी देखेंगे और हमारे इन्फ्लेशन और यूएस के भी इन्फ्लेशन के टारगेट्स हमें अचीव होते हुए नज़र आएँगे। स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स और कैपिटल आउटफ्लो जो है, इसकी वजह से क्या हुआ है, इंडिया की फॉरेक्स रिज़र्व में भी ड्रॉप आया है। यहाँ पे हमारा जो लार्जेस्ट एवर वीकली ड्रॉप है, हमें देखने को मिला है। हमारे फॉरेक्स रिज़र्व 17.7 बिलियन डॉलर से कम हो गए। येस, इतना कम हो गया हमारे फॉरेक्स रिज़र्व्स। क्यों? क्योंकि हमें यूज़ करना पड़ा इन्हें सेलिंग के लिए भी, ताकि हम अपने कह सकते हैं हमारी ओन जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको थोड़ा स्टेबलाइज़ कर पाएँ। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रुपये के ट्रेंड में। और जब एफआईआईज़, एफपीआईज़ इंडियन मार्केट में बाइंग करना शुरू करते हैं, तो बहुत बढ़िया रुपये भी स्ट्रॉन्ग होता है और अगर गिरना शुरू करते हैं, तो हमें नज़र आता है कि रुपया भी कमज़ोर हो रहा है। Registration tax hike in the offing, UP plans to turn up the heat on ICE vehicles. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कॉन्टम्पलेट कर रही है हाइकिंग रजिस्ट्रेशन टैक्स बढ़ाने की बात कर रही है। एंड देखिए, इन्होंने कहा है कि ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स दे रहे हैं हाइब्रिड गाड़ियों को, इलेक्ट्रिक कार्स को, तो ये चाहते हैं कि ये थोड़ा पनिश करें और आइस व्हीकल्स को, जो ट्रेडिशनल पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, इनको, ताकि जो रेवेन्यू ये लूज कर रहे हैं हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल में, उसको कहीं ना कहीं से ये रिकवर भी कर पाएं। तो जो रजिस्ट्रेशन टैक्स है, जिसकी वजह से हाइब्रिड कार्स करीब 1.8 से 3 लाख तक सस्ती हो गई हैं, इसकी वजह से काफ़ी डिमांड बढ़ी है यूपी में, अगर आप देखेंगे हाइब्रिड कार्स की। एंड हाइब्रिड कार जो होती है, बैटरी असिस्टेड कार होती है, ठीक है? लेकिन ये पार्शियली इलेक्ट्रिक है, ये फुल्ली इलेक्ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जापानीज़ कंपनीज़ हैं जो हाइब्रिड कार्स इस वक़्त बनाती हैं। काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पे एवरेज देखने को मिलता है और कंपैरेटिवली काफ़ी क्लीन रहती हैं ये, अगर आप देखेंगे आइस व्हीकल से। तो कंपेयर टू द अर्लियर एवरेज, अब देखिए सेल्स जो है वो करीब-करीब 3 गुना हो चुके हैं। नियरली 1400 यूनिट्स हो चुके हैं, जो पहले 300 से 400 यूनिट्स होते थे। तो गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि रोड टैक्स आइस व्हीकल्स पे बढ़ा करके कॉम्पेंसेट किया जाए, जो लॉसेस हम फेस कर रहे हैं व्हीकल इंसेंटिव स्कीम में फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड फॉर हाइब्रिड व्हीकल्स। तो ये ऐसी चीज़ है कि देखिए, तो एक्सपेक्टेड है, गवर्नमेंट को कहीं न कहीं से रेवेन्यू जनरेट करना है और अगर एक जगह पे वो सब्सिडी दे रही है, तो कहीं न कहीं वो कोशिश करेगी कि वो दूसरी जगह से उसे रिकवर करे। अब मैं बात करने वाला हूँ एफएमसीजी फर्म्स के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्मॉल पैक्स आर गिविंग अ बिग हेडेक टू एफएमसीजी कंपनीज। इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेस प्रॉम्प्ट्स कंपनीज टू रिव्यू एंट्री पैक्स। जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे हम आईटीसी, नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज को, डाबर को, हम मारिको को, हम ब्रिटानिया, ये सारी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी में आती है। और इनके लिए एक प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जो एंट्री प्राइस वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनके ₹5, ₹10, इनका कॉस्ट बड़ा इंक्रीज़ हो गया है। ₹5, ₹10 वाले प्रोडक्ट्स बनना अब इनके लिए बहुत महँगा हो चुका है। फूड इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इसके अलावा इनका कहना है कि ये जो पैक्स है ना, ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो ही नहीं रहा है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्हें एक तो छोटा भी करना पड़ रहा है, ठीक है, क्वांटिटी को, क्योंकि महँगाई बढ़ती है, कमोडिटी प्राइस बढ़ते हैं। जैसे कि पाम ऑयल, कॉफ़ी, कोको, ये करीब-करीब 50 से 60% बढ़ चुका है पिछले 1 सालों में। तो ₹20 जो है वो नया ₹10 बन रहा है। ये कहना है कृष्ण राव बुड्ढा का, जो सीनियर कैटेगरी हेड है पार्ले प्रोडक्ट्स में। इनका कहना है कि ₹20 का जो प्राइस पॉइंट है, ये कंट्रीब्यूट करता है 12 से 14% फूड कंपनीज़ की में के इसमें, अगर आप देखेंगे, एंड ये करीब 25% तक जाएगा अगले 3 से 4 सालों में। तो कहीं न कहीं ₹10 और ₹5 की जो वैल्यू है, वो बिल्कुल खत्म हो रही है। इनका कहना है कि ₹5 और ₹10 जो है, अब ये सैक्रोसेंट हो गया है। एंड इन्हें ग्रामेज रिड्यूस करना होगा, वज़न कम करना होगा अपने प्रोडक्ट्स का। लेकिन ऑफ कोर्स ये इस प्राइस पॉइंट को वेकेट नहीं करेंगे पूरी तरीके से। 5 और ₹10 वाले प्राइस पॉइंट के प्रोडक्ट्स को ये अबैंडन नहीं करेंगे। लेकिन ये अब ऐसा हो गया है कि इसमें बहुत मुश्किल है इस प्राइस पॉइंट पे किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना। अगर आप देखेंगे, कंतार वर्ल्ड पैनल का एक डेटा है जो इंडस्ट्री से सोर्स किया गया, ₹5 का जो प्राइस पॉइंट है, वो करंटली डिलीवर करता है वॉल्यूम ऑफ 32%। 32% जो वॉल्यूम है सेल्स में, वो ₹5 वाले पैक से आती है और ₹10 वाला डिलीवर करता है 23%, एंड 20 वाला काउंट करता है 12 टू 14%। तो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ₹5 वाले प्रोडक्ट्स के शेयर आगे कम होंगे, ₹20 वाले के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होगा प्रॉफिटेबली बेच पाना प्रोडक्ट्स को ₹5 के पैकेट्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर कर लें। एंड काफ़ी लोगों ने इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में कहा है, तो हम लोग कल से कोशिश करेंगे कि हम इकोनॉमिक टाइम्स के भी कुछ आर्टिकल्स को कवर करें, स्पेसिफिकली एडिटोरियल्स को, क्योंकि जब आप 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो देन यू विल रियलाइज़ कि सब सब में मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जो है बिल्कुल सेम ही है।
जो कवर्ड है। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो सब कवर करते ही करते हैं, ऐसा जल्दी होता नहीं है कि ये कोई स्किप कर दे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑल्दो परसेप्शन कई बार अलग-अलग मिलता है 2 अलग-अलग न्यूज़पेपर से। सो यहाँ पे एडिटोरियल वगैरह पे हम फ़ोकस करेंगे कि हम इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल को भी यहाँ पे रिव्यू कर पाएँ। सो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू।